क्लास 12th, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी वर discussing on the topic that is the sexual reproduction in the flowering plants. Now we have come to an end और इस end तक आते आते हमें हमारा sexual reproduction का जो final product है वो भी मिल गया है। और वो final product क्या है, सबसे पहले तो वही देखते हैं, वो है seed। ठीक है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो बन चुका है। अब क्या बनेगा, हमारा सीड बनेगा। इसी सीड को हम बोल रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अल्टीमेट एम जो इसका था प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन का, वो था ये सीड बनाना। ठीक, सीड की एडवांटेजेस बहुत सारी होती हैं किसी भी प्लांट के अंदर, वो भी आप आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो ये सीड कौन बनाता है, जो हमारा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बना था वही हमारी सीड बनाएगा। ठीक, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप होगा सीड में। इसके अलावा जो ओवरी होती है वो बनाती है हमारा फ्रूट। कैसे बनाती है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सीड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हमारा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल था, जो ओवम जो है वो जब मेल गैमेट के साथ फ्यूज हुआ तब वो ओव्यूल जो है वही सीड में कन्वर्ट होगा और इसी सीड के अंदर ही हमारा जो एम्ब्रियो है वो भी प्रेजेंट रहेगा, जो आगे जाकर जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। ठीक, इस एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपको देखनी है वो है कि सीड की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं स्पर्मोलॉजी। ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। शायद कहीं पर आपसे पूछ लिया जाए 1 मार्क क्वेश्चन में या फिर एमसीक्यू में। ऑल्दो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट याद रखने में क्या जाता है, हो सकता है कभी आ जाए। तो हमें पता होना चाहिए कि स्टडी ऑफ सीड्स को हम बोलते हैं स्पर्मोलॉजी। अब देखो, सीड्स बन रही हैं, ओव्यूल जो है वो सीड को बना रहे हैं, ओवरी जो है वो फ्रूट को बना रही है। तो ऑब्वियस सी बात है इन्हीं फ्रूट के अंदर ये जो हमारी सीड्स हैं वो प्रेजेंट रहेंगी। और ये तो हमें याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपनी डेली लाइफ में हम इसी चीज़ को देखते हैं कि जो फ्रूट होता है उसी के अंदर हमारी सीड प्रेजेंट होती है। जो हमने एम्ब्रियो सैक का पूरा स्ट्रक्चर अपने लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस किया था, उसमें जो हमने इंटेग्यूमेंट्स डिस्कस किए थे, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स, वही इंटेग्यूमेंट इस सीड के कोट बनाते हैं। दोनों इंटेग्यूमेंट्स, आउटर और इनर, हार्ड सीड कोट बनाते हैं जो सीड के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तो इस वजह से भी सीड का एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है किसी भी प्लांट को। ऑल्दो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला, जैसे जैसे हम लेक्चर में एंड की तरफ और बढ़ते जाएंगे आपको वो बात भी पता चलती जाएगी कि और क्या एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब सीड के अंदर इस सीड कोट के अलावा और भी बहुत कुछ प्रेजेंट होता है, जैसे सीड कोट होगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सीड कोट तो है ही, हमने देख लिया। ठीक, इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होंगे कोटिलिडन्स और होगा एम्ब्रियो। सीड के अंदर ही हमारा एम्ब्रियो प्रिजर्व है और ये जो सीड कोट है ये इसी एम्ब्रियो के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। ये होती है एक और एडवांटेज। मैं बीच बीच में आपको एडवांटेजेस बताती जा रही हूँ, तो अगर आपने वीडियो स्किप करने का सोचा है कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऑल्दो एक जगह पर मैं आपको कंबाइंड एडवांटेज भी डिस्कस करके बताऊँगी कि जो भी हमने सारा कुछ पढ़ा है वो कैसे एक प्लांट के लिए कंपाइल करके एडवांटेज प्रूफ करता है। ठीक है, एडवांटेजेस होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट हाँ बीच बीच में बात आ रही है तो हम डिस्कस कर लेते हैं उसको। ठीक, अब देखो सीड में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हो गई। अब आप सीड में एंडोस्पर्म की प्रेजेंस की वजह से सीड्स को क्लासिफाई भी कर सकते हो। सीड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म, ये तो आपने देखा कि एंडोस्पर्म हर सीड में प्रेजेंट है, लेकिन जर्मिनेशन के टाइम तक आते आते वो एंडोस्पर्म रहेगा या नहीं रहेगा, उस बेसिस पर हम अपनी जो सीड्स हैं उसको 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है नॉन एंडोस्पर्मिक। देखो फिर से नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस।
दोनों टर्मिनोलॉजीज को मैं आपको नाम से ही एक्सप्लेन करूंगी कि क्या डिफरेंस होता है। देखो, नॉन एंडोस्पर्मिक से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इसके अंदर एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब जर्मिनेशन की स्टेज तक आते आते एम्ब्रियो ने सारा का सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया अपनी ग्रोथ के लिए। हम कब की बात कर रहे हैं? ये नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस कब है? टिल इट रीच जर्मिनेशन स्टेज। ठीक है, इसका मतलब जर्मिनेशन की स्टेज तक आते आते डेवलपिंग एम्ब्रियो ने एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया, इसीलिए उस स्टेज तक आते आते इनके पास एंडोस्पर्म नहीं बचा, इसीलिए हमने इनको बोला नॉन एंडोस्पर्मिक। इसी तरीके से आप एक्स एल्ब्यूमिनस को भी दे सकते हो। एक्स का मतलब होता है पुराना, है ना, कभी देखा होगा एक्स स्टूडेंट, एक्स टीचर, ठीक। तो एक्स का मतलब होता है वो पुराना, तो एक्स का मतलब यहाँ पर भी हो गया, एल्ब्यूमिनस को आप रिलेट करोगे एंडोस्पर्म से, और एक्स का मतलब हो गया पुराना, मतलब खत्म हो गया वो। तो इसका मतलब भी वही बात कि एंडोस्पर्म जो है वो उसके डेवलपमेंट में जर्मिनेशन के टाइम तक कंज्यूम हो चुका है पूरा का पूरा एम्ब्रियो के थ्रू। अब जब जर्मिनेशन होगा तब उस पर्टिकुलर टाइम पर उस सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचेगा। इस तरीके की सीड्स को हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक, तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आना चाहिए, अगर आपने वीडियोस को थॉरोली स्टडी किया है या आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है, कि अब जब जर्मिनेशन के टाइम तक एंडोस्पर्म नहीं बचा तो फिर फूड कहाँ स्टोर होगा? क्योंकि जर्मिनेशन के लिए भी सीड को फूड चाहिए ताकि वो उसके अंदर जो एम्ब्रियो है उसको वो नरिशमेंट दे सके, और फूड के ऑटोट्रॉफिक मतलब उस पर्टिकुलर प्लांट के जो सैपलिंग निकलेगा उस एम्ब्रियो से, मान लो ये एम्ब्रियो है हमारा, ये सीड है हमारी, तो इससे ये जो छोटा सा एम्ब्रियो निकलेगा, ठीक है, ये छोटा सा जो एम्ब्रियो निकलेगा उसके ग्रोथ के लिए, वो जब निकलेगा तब तुरंत वो ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकता, मतलब खुद से अपना फूड नहीं बना सकता। तो फिर उसको फूड कहाँ से मिलेगा जब एंडोस्पर्म नहीं है? क्योंकि एंडोस्पर्म ही जो वो होता है स्ट्रक्चर जो प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा या एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, तो वो तो बचा नहीं है। तो ऐसे केसेस में नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स के अंदर जो फूड स्टोर रहता है वो रहता है कॉटिलिडन्स में। तो फूड इज स्टोर्ड विद इन दी कॉटिलिडन्स इन दिस पर्टिकुलर category, that is the non-endospermic seeds or ex-albuminous seeds. The food is stored within the cotyledons and you have 2 seed coats. ठीक है, मैंने आपको बताया जो इंटेग्यूमेंट होते हैं, यहाँ पर जो इंटेग्यूमेंट होता है हमारा, ये इंटेग्यूमेंट्स बनाते हैं हार्ड सीड कोट। तो यहाँ पर 2 सीड कोट बनते हैं, आउटर और इनर। आउटर सीड कोट को हम बोलते हैं टेस्टा, ठीक है, और इनर सीड कोट को हम बोलते हैं टेगमेन। ये सारा इस नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो आउटर सीड कोड है वो है टेस्टा, इनर है टेगमेन। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप वीडियो को स्किप करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि आउटर और इनर लिखा है। अब जिन्होंने भी वीडियो स्किप करी होगी उनको समझ में नहीं आया होगा कि आउटर और इनर क्या है, जो हमने बोल के बताया। इसीलिए मेक श्योर कि यू डू नॉट ट्राई टू स्किप द वीडियोज, अदरवाइज यू विल लूज द कॉन्सेप्ट्स एट होल। ठीक, अब देखो जरा इसके एग्जाम्पल्स। नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स के एग्जाम्पल्स होते हैं, इसका स्पेशली होते हैं डाइकॉट्स के केस में। डाइकॉट्स के केस में ऐसा ही होता है, क्योंकि उनके पास 2 अच्छे वेल डेवलप्ड कॉटिलिडन्स हैं, जो कि हमने अपनी फिगर में भी देखे थे। आई होप कि आपको वो सब समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो यू हैव लॉट मेनी एंड रूट्स सो दैट यू कैन गेट योर डाउट्स क्लियर। ठीक है, हर तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया गया है चैनल की तरफ से, ताकि आप जो है अपने डाउट्स अच्छे से निकाल सकें। ठीक, तो एग्जाम्पल होगा डाइकॉट्स का, जैसे कि ग्राम, पी। इन सब केसेस में जो सीड होती है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होती है। आपने देखा भी होगा मटर में जो भी फूड होता है वो उसके कॉटिलिडन, जब आप मटर के दाने खोलते हो तो वही है उसके 2 कॉटिलिडन जिसमें कि वो फूड स्टोर है। तो ऐसा होता है डाइकॉट्स के केस में। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसकी, वो आती है ऑब्वियस सी बात है इसकी उल्टी ही आएगी, एंडोस्पर्मिक या फिर
एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, इन वाले केस में जो हमारा एंडोस्पर्म है वो पूरा का पूरा एम्ब्रियो के थ्रू कंज्यूम नहीं होगा। जर्मिनेशन तक आते आते सीड के अंदर फूड जो है वो एंडोस्पर्म के फॉर्म में हमें मिलेगा। तो इसीलिए इसको हमने बोला है एंडोस्पर्मिक या फिर एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, देखो यहाँ पर डाइकोट्स आए हैं तो यहाँ पर मोनोकॉट आएगा। जैसे एग्जाम्पल हो गया वीट, मेज, ये कुछ ऐसे एंडोस्पर्मिक सीड्स के एग्जाम्पल हैं जहाँ पर हमें मिलने वाला है अपना फूड किस में, एंडोस्पर्म में ही। तो ये है सीड्स के दो तरीके का क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फूड और ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म। टिल वाली चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये बात एकदम क्लिक होना चाहिए आपके माइंड में कि जब तक जर्मिनेशन ना पहुंचे तब तक ही हम बात कर रहे हैं। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड के अंदर। ठीक, अब देखो कुछ और टर्मिनोलॉजीज इन्हीं सीड्स की रिस्पेक्ट में। ये तो हो गई दो एंडोस्पर्मिक या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। इसके अलावा एक और तरीके की सीड्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स। कुछ स्पेशल है इन सीड्स में, और ये वाली सीड्स आपने सबने कंज्यूम करी हैं कभी कहीं ना कहीं। तो मैं बता दूंगी पेरिस्पर्मिक सीड्स क्या होती हैं। देखो, जब हमने अपना फिर से एम्ब्रियो सैक के डायग्राम को रिकॉल कीजिए और याद कीजिए कि वहाँ पर हमने छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए थे न्यूसेलस के। ठीक है, जो न्यूसेलस की कवरिंग थी वो हमने ड्रॉ करी थी। तो यूजुअली क्या होता है, अभी हमने जो सीड की बात करी वहाँ हमने कहीं भी न्यूसेलस नहीं पढ़ा। इसका मतलब जो न्यूसेलस है वो सीड के डेवलपमेंट के टाइम पर कंज्यूम हो जाता है। लेकिन biology, as you all know, is the science of exceptions. In fact, biology is not science, is an art, or science is a field of exceptions. तो ये पेरिस्पर्मिक सीड्स उसी का एक्सेप्शन है। कैसे? मैंने आपको बोला कि न्यूसेलस जो है वो कंज्यूम हो जाता है सीड के डेवलपमेंट में, लेकिन कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जिनमें एंड तक आते आते वी नोटिस दी परसिस्टेंट न्यूसेलस, मतलब न्यूसेलस उन सीड्स में रहता है। ऐसी सीड्स को हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स। अब एग्जाम्पल जब मैं आपको दूंगी तब आपने कभी भी सोचा नहीं होगा कि ऐसी ये वही सीड्स हैं, मतलब पेरिस्पर्मिक सीड्स के केस में आती हैं। एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं तो जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो आता है इसका ब्लैक पेपर, काली मिर्च, जो हम सब अपने घरों में कंज्यूम करते हैं, वही है पेरिस्पर्मिक सीड का एक एग्जाम्पल। इसके अलावा इलायची, जो छोटी वाली इलायची होती है, हरी वाली, ग्रीन कार्डमन, वो भी इसी का एग्जाम्पल है पेरिस्पर्मिक सीड का। तो पेरिस्पर्मिक सीड्स क्या हो गई, दैट हैव द न्यूसेलस परसिस्टेंट इन देम, मतलब न्यूसेलस उन सीड्स के डेवलपमेंट में पूरी तरीके से यूज नहीं हुआ है, उन सीड्स को हमने बोला है पेरिस्पर्मिक सीड्स। ठीक, अब कुछ और चीज देखो, हमने ही डिस्कस कर लिया कि जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो हार्ड कोट बनाते हैं। ठीक है, अराउंड द सीड दे फॉर्म हार्ड कोट अराउंड सीड्स। लेकिन फिर से वही एम्ब्रियो सैक का, इसका मतलब आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए कि एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जितनी भी टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं वो सारी उसी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो इंटेग्यूमेंट्स बनाया हार्ड कोट सीड के आसपास, लेकिन जब उस डायग्राम में हमने देखा था तो मान लो ये था हमारा एम्ब्रियो सैक, तो ये कुछ इस तरह से जब हमारे इंटेग्यूमेंट्स अरेंज थे, मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ क्योंकि डिटेल में जो इसका डायग्राम है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। कुछ इस तरीके से था वो। तो क्या हुआ था, ये वाला जो एरिया था जहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं थे उसको हमने बोला था माइक्रोपाइल। तो सीड के डेवलपमेंट तक आते आते भी ये जो माइक्रोपाइल वाला रीजन है वो होल की तरह ही रहता है। ठीक है, इस डायग्राम को मैं रफ कर देती हूँ क्योंकि बस मैंने आपको एक आइडिया आपके माइंड में रिकॉल कराने के लिए बनाया था। तो इन्हीं इंटेग्यूमेंट जहाँ पर नहीं प्रेजेंट होता उसको हम वही माइक्रोपाइल ही बोलते हैं, और सीड के डेवलपमेंट के बाद भी ये होल की तरह ही रह जाता है उस सीड में। एक वीडियो मैंने भी अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको ग्राम मतलब चने से बताया था कि उसमें माइक्रोपाइल कहाँ पर प्रेजेंट है। इसका मतलब वो होल में ही प्रेजेंट है, एज अ होल ही रहता है। और उस होल का एक इम्पॉर्टेंट है सीड के डेवलपमेंट में, वो इम्पोर्टेंस क्या है कि दिस होल अलाउज द एक्सचेंज ऑफ एयर एंड
पास इन ऑफ वाटर के पास होने में और एयर यानी कि गैसियस एक्सचेंज में ये होल जो कि माइक्रोपाइल है वो मदद करता है। इसीलिए ये एज इट इज होल की तरह ही रहता है, किसी भी इंटेग्यूमेंट से या फिर इस हार्ड सीड कोट को बनाने में बिल्कुल भी मदद नहीं करता। तो ये एक और एडेप्टेशन आता है माइक्रोपाइल का, या फिर एक और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। ठीक, अब देखो जैसे जैसे हमारी सीड्स जो हैं वे मैच्योर होती हैं तो उनके अंदर जो वाटर का कंटेंट है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है, तभी तो ड्राई सीड्स होंगी। आपने ये अपने क्लास 8 और क्लास 9 में अच्छे से पढ़ा होगा कि सीड्स को स्टोर करने से पहले उसका जो मॉइस्चर लेवल होता है वो बहुत कम करना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है नेचर ने भी उसी को अडेप्ट किया है, और जैसे जैसे सीड्स मैच्योर होती जाएंगी वैसे वैसे उनका जो वाटर का कंटेंट है वो कम होता जाएगा, और उन सीड्स के अंदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसका एक्शन भी स्लो होता जाएगा, और उस पर्टिकुलर स्टेज को हम बोलते हैं डोरमेंट स्टेज। मतलब जैसे जैसे हमारी सीड्स मैच्योरेशन की तरफ जाती जाएंगी वैसे वैसे वो डोरमेंसी की स्टेट में जाती जाएंगी। डोरमेंसी का मतलब होता है उस सीड की एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो थोड़ी सी स्लो पड़ गई हैं, लेकिन जैसे ही इस डोरमेंट स्टेज को फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, मतलब फेवरेबल कंडीशंस का मतलब आप वो सारी कंडीशंस इसको प्रोवाइड कराओगे सीड को जो उसके जर्मिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो जैसे ही वो फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी वैसे ही वो सीड वापस से जर्मिनेट करने लगेगी और डोरमेंसी की जो स्टेज है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो यही इंपॉर्टेंस होता है इस डोरमेंसी स्टेज का, और फिर फेवरेबल कंडीशंस मिलने के बाद वो वापस से अपनी स्टेजेस को रिस्टोर कर लेती है। अब सीड्स के बारे में तो डिस्कशन हो गया। सीड्स किसके अंदर प्रेजेंट है? फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट है। फ्रूट कहाँ से बन रहा है? ओवरी से बन रहा है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ओवरी की जो आउटर वॉल होती है वही फ्रूट की आउटर वॉल डेवलप होती है और उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। ये पेरिकार्प इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रूट की जो आउटर वॉल होती है वो कभी कभी फ्लैशी भी होती है, कभी कभी नॉन फ्लैशी भी होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। ओवरी की जो वॉल होती है वही फ्रूट की आउटर वॉल बनती है और फ्रूट को प्रोटेक्शन का काम देती है, जिसको हमने बोला है पेरिकार्प। इसी फ्रूट के बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन होने वाला है, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट लेक्चर में। With that next lecture and I think 1 or 2 more lectures we are coming to the end of this chapter, और फिर उसके बाद मिलेगा आपको MCQ और उसके ही क्वेश्चन आंसर्स जो प्रीवियस ईयर्स में चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हों या फिर उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में CBSE के एग्जाम्स में रही हो, तो उसके बेसिस पर ही आपको मिलेंगी वो एक्सरसाइजेस। तो आई होप कि पिछले जैसे पहले आपने एंजॉय किया होगा उन एक्सरसाइजेस को या फिर आइडिया लिया होगा उससे, वैसे ही आप इस चैप्टर के लिए भी लेने वाले हैं। तो विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।